स्वागत है आपका हमारे इस छोटी सी दुनिया में, जहां कहानियां इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि देखने के बाद आपका दिमाग भी बोलेगा भाई मेरी तो वाट लग गई। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो बताती है कि अगर आपके सपने में पैसे गिर रहे हैं तो या तो आप करोड़पति बनने वाले हैं या फिर डॉक्टर को दिखाने का वक्त हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरमैन की, जहाँ हीरो के पास सुपर पावर तो है लेकिन ना लेज़र फेंकता है ना हवा में उड़ता है, बस सोते ही करोड़ों रुपये उठा लेता है। काश ये टैलेंट हमें भी होती तो आज यहाँ बकचोदी नहीं कर रहे होते। तो बैठ जाइए अपनी गर्लफ्रेंड की गोदी में। आई एम सॉरी, वो तो आपके पास है नहीं, खैर वो हमारे पास भी नहीं है। छोटी सी छेद के पीछे पूरी दुनिया पागल हो सकती है, पर हम और आप होंगे पैसों के पीछे। तो आइए इस बंदे की तरह आधी रात को सपने में जाकर लूट मार करके अरबपति बन जाते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो सांग्यू से, जो एक स्ट्रगलिंग स्क्रिप्ट राइटर है। स्ट्रगल इतना ज़बरदस्त है कि उसकी लाइफ में पैसे, करियर और नींद की भारी कमी है। क्योंकि जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसके सपने में कोई खतरनाक दानव उसे मार देता है, और ये रोज होता है। मतलब नींद लो और मौत पाओ। अब इंसान करे तो करे क्या, नींद से डरकर कॉफी पीता रहता है, सड़क पर घूमता है, बस किसी तरह से जागा रहता है। जिंदा रहना मुश्किल लेकिन सोना उससे भी बड़ा मुश्किल। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन से जा रहा है जिसकी मौसम अचानक ही बदलना शुरू हो जाती है। फिर पीछे की तरफ से एक हैवान आता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं। संग्यू भी भागने की कोशिश करता है, पर मानो जैसे उसके हाथ यहाँ पर अटक गए हो, वो भाग नहीं पाता। राक्षस सीधा उसी पर हमला करता है, उसकी सर पकड़कर सीधा ट्रेन के नीचे। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। यह बस एक सपना था। उसकी लाइफ ऐसे ही सपनों से झंड हो रखी है, सोने से ऐसे प्रॉब्लम और जागने से दुनिया के प्रॉब्लम। जैसे अभी मकान मालिक उसे किराया मांग रहे हैं। इससे बचने के लिए सांग्यू खिड़की से भाग जाता है। पैसे की बहुत कमी है। जब भी उसे खाने की ज़रूरत होती है वो इसी पैनकेक वेंडर के पास आता है, जो उसे अक्सर कम पैसों में या फिर फ्री में ही खाना दे देता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सैन से, जिसे देखते ही वो भागने लगता है। सांग्यू उसी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है। इससे बहुत पैसे वो पहले ही ले चुका है जो वो चुका नहीं पा रहा। सैन भी उसकी स्क्रिप्ट बेचकर कुछ पैसे भी नहीं कमा पा रहा, क्योंकि सारे के सारे स्क्रिप्ट बिल्कुल बेकार थे। फिर भी सैन उसे अपना दोस्त मानता है। ऐसे मुश्किल वक्त में वो उसके साथ देना तो चाहता है, लेकिन वो भी मजबूर है, उसे भी पैसे की ज़रूरत है। अब यहाँ से बेइज्जत होने के बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि खिड़की अंदर से बंद कर दी गई है और उसके सारे सामान घर के बाहर है, यानी मकान मालिक ने उसे निकाल दिया है। बेचारा सांग्यू कैफेटेरिया में बैठकर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो यहाँ बची कुची खाना लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो किसी भिखारी के नाम हो जाते हैं। फिर अचानक ही वो भिखारी हैवान में बदल जाता है और सांग्यू को उठाकर टेबल पर पटकना शुरू करता है, और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ये बस एक सपना था। अब सुबह हो चुकी है। वो जिस लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिख रहा था वो भी गायब है। लोगों को आपकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तो बस मौका ढूंढते हैं आपकी मारने की, जैसे किसी ने इसकी मार दी। अब कहीं ना कहीं वो अपने जिंदगी से तंग आ चुका है। उसे समझ नहीं आता कि असलियत कौन सी है और सपना कौन सा है। उसकी नज़र में इसे जिंदगी जीना ना जीना बिल्कुल बराबर है। इसीलिए पहुंच जाता है एक बिल्डिंग के टॉप पे। तभी नीचे से उसे आवाज़ आती है, ये ले भाई फ्री का खाना। सांग्यू अपने आप को रोक नहीं पाता और चला आता है फ्री का खाना खाने। ऐसी ऑफर तो हम भी ना छोड़े, वैसे आपकी शादी में इन्विटेशन जरूर देना। खैर ये वेंडर उसे समझाता है कि जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, वो इसे और छोटी करने में क्यों तुला है। सांग्यू उसे अपनी पूरी जिंदगी की दास्तां सुनाता है जो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। तब यह वेंडर उससे कहता है कि अगर ये सपने उसे इतना ही सताते हैं तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उसी के सपने हैं और इसे वो आराम से कंट्रोल कर सकता है। फिलहाल ये बातें उसकी दिमाग की गली से ऐसे गुजर जाती हैं जैसे ये कोई फिजिक्स या मैथमेटिक्स की टॉपिक हो, पर इसके लिए इससे भी ज़्यादा जटिल विषय तो ये है कि वो अपनी पहली मोहब्बत से बात कर पाए। इस लड़की का नाम है हुएर, जिसे सांग्यू बस दूर से देखता रहता है। ये लड़की भी उसे उतना ही भाव देती है जितना हम किसी बिना इंटरनेट वाली फ़ोन को देते हैं। ऐसा ही एक फ़ोन सांग्यू को बेचना पड़ता है सिर्फ खाने के लिए। इन्हीं पैसों से वो अपने लिए खाना खरीदता है, फिर सुपरमार्केट के बाहर जाकर ही इन्हें खाना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हुएर आती है जो सांग्यू को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अचानक ही वो हैवान में बदलना शुरू हो जाती है और सांग्यू को हवा में उठा देती है। इस दौरान उसे वेंडर के कई सपने के बारे में वो बातें याद आती हैं
और वो कहता है कि ये बस एक सपना है। पर इससे पहले यह हैवान एक तलवार उसके शरीर के आर पार कर चुका होता है। लेकिन सोंग्यू की ये बस एक सपना है, यह कहने की वजह से सपना टूट जाता है। आज पहली बार वो सपने से बाहर निकल पाया, वो भी मरने से पहले। लेकिन सपने में उसे मारने के लिए जो तलवार इस्तेमाल की जा रही थी वो भी इस दुनिया में आ चुकी है। सोंग्यू को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता और वो इस तलवार को उठाकर निकल लेता है। ये तलवार बहुत ही ज़्यादा साफ होती है, इतना साफ कि आपकी काटने के लिए काफ़ी है। खैर, अगले दिन वो इसे बेचने के लिए जाता है कबाड़ खाने में, जहाँ कोई इसे 100 रुपये में खरीदना चाहता है तो कोई 1000 रुपये में। सोंग्यू समझ जाता है कि इसकी कीमत इससे भी कई गुना ज़्यादा होगी, इसीलिए वो पहुंच जाता है एक रियल आर्टिफैक्ट्स के दुकान पे। यहाँ पर उसे इसी तलवार के 20,000 वान मिलते हैं। सोंग्यू तो जैसे खुशी से पागल हो जाता है। वो इन्हीं पैसों से अपनी ज़रूरत के हर एक सामान खरीदता है, एक महंगे होटल पे रहना भी शुरू करता है और वहीं पर सोने का इंतज़ाम भी। अब वो समझ चुका है कि वो सपने में से चीज़ें असली दुनिया में ला सकता है। वो इसी की तैयारी में है, अमीर जो बनना है। इसी तरह से सोंग्यू अपने सपने में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो कई बार जख्मी होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो राक्षस के हाथों से ये कुल्हाड़ी असली दुनिया में ले आता है। फिर इसे बेचने के लिए वही एंटीक शॉप पे जाता है। इसके उसे बहुत पैसे मिलते हैं। अब सोंग्यू की लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब वो एक आलीशान जिंदगी जीता है। जब भी उसका मन करता है अपने सपने से चीजें लाने की, वो बस अपने आंखों के सामने ऐसी चीजें रखता है और पहुंच जाता है अपने सपने में। वो अपने इस काम में इतना पागल हो चुका है कि अगर कभी वो नाकामयाब होता है, यानी सपने में वो राक्षस उसे मार देता है, तो वो दोबारा नींद की गोली लेता है और पहुंच जाता है अपने उसी सपने में। एक दिन रास्ते में वो अपने पुराने दोस्त सैन को देखता है, जिसे देखते ही वो भागने लगता है। पर जल्दी उसे रियलाइज होता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब तो वो अपने दोस्त की 7 पुश्ते तक खरीद सकता है। सोंग्यू उसे अपने साथ एक महंगे होटल पे ले जाता है, जिसकी बिल देखकर शायद हमारे आंखें बाहर निकल आए। यहाँ पर सोंग्यू उसे बाकी पैसे लौटा देता है। सैन जानना चाहता है कि आखिर वो करता क्या है जो इतने कम दिनों में वो इतना अमीर बन गया। आखिर ये कौन सा स्टार्टअप है जो आज तक शार्क टैंक वालों के हाथ नहीं लगा। फिलहाल सोंग्यू उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता। वो अगले दिन जाता है अपने मोहब्बत से मिलने। जलने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी और हमारी तरह उसकी भी मोहब्बत एक तरफा है। वो इसे तब से पसंद करता है जब से इसे पहली बार देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। आज भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो सीधा उसे बता सके, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने जाता है कुछ और बहाने से। दरअसल वो कॉफी शॉप चलाती है जो वो कुछ ही दिनों में बेचने वाली है, क्योंकि फिलहाल उसके फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए सोंग्यू उसे दोस्त के तौर पे पार्टनरशिप ऑफर करता है, पर इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। इसीलिए सोंग्यू लग जाता है अपने काम में, वही सपने से पैसे उड़ाना। लेकिन इससे पहले वो सैन के साथ नशा करता है। सैन उसे उसके घर वापस लाता है, लेकिन उसे यहाँ पर रखने के बाद वो वापस नहीं जाता, रुक जाता है ये देखने के लिए कि आखिर सोंग्यू करता क्या है जो उसके पास इतने पैसे हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन अचानक ही वो देखता है कि सोंग्यू के हाथों में सोने के गहने आ चुके हैं। इससे वो हैरान होने के साथ साथ शर्मिंदा भी है। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए था। इसी बात से सोंग्यू भी नाराज है, पर वो सोंग्यू से रिक्वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, कि वो उसे अपना चेला बना ले। बहुत हवाबाजी करने के बाद आखिरकार वो भी इसके लिए मान जाता है। इधर पार्टनरशिप की खुशी में सोंग्यू और हुएर जाते हैं डिनर करने, जहाँ बातों ही बातों में वो समझ जाती है कि सोंग्यू उसे पसंद करता है। हुएर को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोंग्यू अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त है। उसका बिजनेस, वही सपने वाला बिजनेस, बिल्कुल धुआंधार चल रही है। अब तो उसके पास एक असिस्टेंट भी है जो उसे नींद से जगाने और सपने से लाई हुई चीजें समेटने में मदद करता है। अब सोंग्यू के इस काम में मजा आने लगा है। वो जितना मर्जी उतना पैसे उठाता है, जहां मर्जी वहां से। और जब राक्षस उस पर हमला करता है तो ये भी उस पर पलटवार करता है, मानो जैसे अब वो इस सपने की दुनिया के बेताज बादशाह हो। ऐसे ही करते करते वो इतनी संपत्ति बना लेता है जो किसी के भी जलाने के लिए काफी है। इधर कॉफी शॉप में जहाँ पहले इतने लोग नहीं हुआ करते थे, अब यहाँ पर लोगों की भीड़ की कोई कमी नहीं है। यह भी सोंग्यू की करामात है। वही इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए पैसे दे रहा है, ताकि इन लोगों को देखकर हुएर की कॉफी शॉप चलाने का मन बना रहे। आशिकी क्या कुछ नहीं करवाती। और अब उसे ध्यान आता है उस बूढ़े पैनकेक वेंडर की, जो उसकी खराब वक्त में लगभग हर रोज उसे फ्री में खाना दिया करता। उसी के पास चोरी छुपे वो कई सारे पैसे छोड़ जाता है। एक दिन ऐसे ही चलते चलते हुएर उससे कहती है कि उसे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। उसकी इच्छा बहुत है
कि उसके पास भी एक गाड़ी हो, और बस यासिक अगले दिन ही सपने में जाकर एक गाड़ी उठा लेता है और इसे गिफ्ट कर देता है अपनी मोहब्बत को। इतनी महंगी चीजें देखकर हुएर अंदाजा लगाती है शायद उसके पास बहुत पैसे हैं। पूछती है उसके काम के बारे में, जिसके जवाब में सोंग्यू कहता है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। इसके बाद ये दोनों जाते हैं फिल्म देखने, जहाँ हुएर अपना इच्छा जताती है कि उसकी बहुत इच्छा है सोंग्यू के हाथों से लिखी गई फिल्म देखना। उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो उसी दिन ही एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर देता है, जो इतनी अच्छी होती है कि जिसे पढ़कर शैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए सोंग्यू कंट्री के सबसे महंगे एक्टर्स को हायर करता है। यहाँ तक कि उसके प्यार में वो इतना पागल हो चुका है कि उसके लिए अलग से एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता है, जहाँ उसकी इतिहास बताया जाता है जो बिल्कुल भी सच नहीं है। वास्तविकता से इसकी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत ही फेमस इंसान है, बस अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। ये तो थी इसकी झूठी कहानी, लेकिन असली कहानी में इसकी कहानी ऐसी कहानी बनने वाली है जिस कहानी को ये कभी भूल नहीं पाएगा। वो फिर जाता है अपने सपने में एक सोने के खदान में, जहाँ उस हैवान की हालत बहुत ही खराब है। वो चुपचाप बैठा होता है, उसके पास एक बेल्ट होता है जो सोने की बनी है। सोंग्यू की नज़र उसी पे है। जब वो इसे लेने की कोशिश करने लगता है तो यह हैवान उसके सीने पे बस थोड़ी सी उंगली करता है, जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा उंगली करने वाला है। लेकिन इसकी भनक घमंड में चूर बेताज बादशाह को नहीं है। खैर फिलहाल इसे कहीं और उंगली करना है, इसीलिए वो इसके लिए खास आतिशबाजी करवाता है, खुश करना चाहता है और क्या। अपनी मोहब्बत के लिए ये तमाशा करने के बाद वो जाता है उसके घर, लेकिन यहाँ अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सपने में उस पर जिन चीज़ों से हमला किया गया था वो असली दुनिया में उस पर असर करना शुरू कर चुकी है। आवाज़ें सुनकर हुएर देखने के लिए आती हैं, लेकिन इससे पहले ही सोंग्यू यहाँ से जा चुका होता है। वो नहीं चाहता अपना चेहरा उसे दिखाना, ऐसे कटी कटी हालत अपनी मोहब्बत को दिखाना। इधर उसके घर में शैन पार्टी करने में बिजी है, जबकि सोंग्यू की फटी पड़ी है इस बात को लेकर कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे याद आता है वो पल जब राक्षस ने उसके सीने पे उंगली किया था। कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि उस पर वो सारे दाग आना शुरू हो चुके हैं जो सपने में उसे मिले थे। ये चीजें जो वो उठा कर लाया था, जिन्हें लाने के लिए उसे कभी पीछे लात खाना पड़ा था तो कभी आगे, वही सब दाग उसके चेहरे पे है। दूसरी तरफ हुएर उससे मिलना चाहती है, जो बहुत ही बेचैन है। उस दिन जो वो अचानक उसके घर से चला गया, बेचारी समझ नहीं पा रही कि आखिर उसके साथ उस दिन हुआ क्या था। कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रहा। जबकि उदास नकाबपोश सोंग्यू कॉफी शॉप के बाहर से उसे ही देख रहा होता है, लेकिन अचानक ही यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उसे उठा लेते हैं। वही मारुति वाला धंधा जिसे चलाने वाला है कियांग, इसी के आदमी ने उसे उठाया था, वही पैसों के लालच। लेकिन इसके बारे में उसे पता चला था उसके एक खास आदमी सीजिया के जरिए। दरअसल सोंग्यू जब भी अपने चीजें बेचने के लिए एंटीक शॉप पे जाता, वहाँ पर सीजिया भी हर वक्त मौजूद था। वही से लालच शुरू हुई जो आज सोंग्यू को कबाड़ खाने तक ले आई। कियांग उसके जान के बदले मांगता है $10 मिलियन। सोंग्यू बस एक कॉल करता है और सैन उसके पैसे लेकर पहुंच जाता है, लेकिन सैन को भी उठा लिया जाता है। अब सोंग्यू की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे। वैसे कियांग की इरादा कुछ और ही है। ये जो $10 मिलियन उसे बस ऐसे ही दे दी गई, वो समझ जाता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं और इसे वो सारे के सारे पैसे चाहिए। वो सैन को बेहोश करते हैं और उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं, फिर चल देते हैं सोंग्यू के आलीशान महल की तरफ। वैसे अगर सोंग्यू चाहता तो वो अभी इनकी भांडा फोड़ देता, उसके भोले भाले बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वैसे भी वो इस जिंदगी से मायूस हो चुका है। उसकी जिंदगी में हो रही ये सब घटनाओं की वजह से उसे लगता है कि उसके मरने का वक्त करीब आ चुका है, इसीलिए वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। और ये उसके भोले भाले बॉडीगार्ड्स भी समझ नहीं पाते। सैन को बेहोश देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो नशे में है और ये सभी सोंग्यू के दोस्त थे। सोंग्यू को मजबूरी में इन्हें अपनी खास जगह पर ले जाना पड़ता है, जहाँ उसके सारे के सारे खजाने मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हुएर आती है जो सोंग्यू से मिलना चाहती है। बहुत जिद कर रही होती है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसी के जरिए सोंग्यू से बात होती है। फिलहाल सोंग्यू उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसकी जान बचाने के लिए ही सोंग्यू उसके अतीत की बातें बताता है, उसके दिल दुखाता है। कहता है कि वो अपने अतीत में 1 साल में 3 बंदों को बदल चुकी है। पता नहीं अगर वो उसे भी बदल दे, इसीलिए वो उसे मिलना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी वो अंदर आने की कोशिश करती है, जिससे कियांग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उठा कर ले आते हैं सोंग्यू के सामने।
उसे यहाँ पर देखकर सोंग्यू जैसे पागल हो जाता है। वो कियांग को धमकी देता है कि अगर उसने हुएर को कुछ भी किया तो वो उसकी लंका लगा देगा, लेकिन कियांग के लोग उसके गले में खंजर लगा देते हैं। ये सब देखकर सीजिया कियांग से कहता है कि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है, वो पैसे लेने आए थे, लेकर यहाँ से चले जाए। लेकिन कियांग उसकी बातें नहीं सुनता, बल्कि उसे ही बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब तक शान को होश आ चुका होता है। वो कोशिश करता है इन्हें बचाने की, जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाता है। इस लड़ाई में सीजिया अपने ही गैंग के लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कियांग उसे गोली मार देता है। इधर सोंग्यू को बचाने के लिए शान अपनी जान गंवा देता है। सोंग्यू को इससे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ से भागना होगा। वो ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाते। कियांग के लोग उन्हें दोबारा पकड़ लेते हैं। मुठभेड़ के दौरान हुएर बेहोश हो जाती है, जबकि सोंग्यू को इतना मारा जाता है कि जख्मों की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है और पहुंच जाता है अपने सपने की दुनिया में। यहाँ पर एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है जो उसकी सपने की दुनिया और असली दुनिया के बीच एक बैरियर जैसा है। इसकी दूसरी तरफ वो हुएर को देख पाता है, जिसकी तरफ कियांग के लोग बढ़ रहे हैं। वो बहुत कोशिश करता है दूसरी तरफ जाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब थक हार कर वो वहीं पर बैठ जाता है और तभी अचानक ही उसकी शरीर बदलना शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरीके से हैवान बन जाता है, बिल्कुल वही हैवान जो उसके सपने में आया करता था। यानी अब तक उसके सपने में जो उसे चीजें चुराने से रोक रहा था, वो दरअसल वो खुद ही था। वो अपना अंजाम जानता था कि अगर वो ऐसा करता रहा तो उसके साथ क्या हो सकता है। वो बस इसी को टालने की कोशिश कर रहा था। खैर, कुछ ही देर बाद वो अपने सपने की दुनिया से असली दुनिया में आ जाता है। यहाँ आते ही वो कियांग और उसके सारे आदमियों को ठोक देता है, यहाँ तक कि वो अपने आप पर भी बंदूक तान देता है। फिर अचानक ही सीन कट हो जाता है और अब तक सोंग्यू ने जितने भी चीजें सपने से लाया था, वो सभी चीजें गायब हो जाते हैं। सोंग्यू की आंखें खुलने पर वो उसी सुपरमार्केट के बाहर बैठा होता है, जहाँ हुएर उसे पूछ रही होती है उसके साथ चलने के लिए, ताकि वो उसे खाना खिला सके। घर पर हुएर उसे पेट भर के खाना खिलाती है, उसे अपनी जिंदगी सुधारने का मौका देती है। दरअसल उसकी हालत वो पहले से ही जानती है। उसे बार बार अपने आसपास वो देख चुकी है, तब से जब से उसे पहली बार देखा था। हुएर उसे अपने साथ काम करने का मौका देती है, यहाँ तक कि उसकी राइटिंग में भी मदद करती है। सोंग्यू को लगता है कि अब तक जो हो रहा था वो बस एक सपना था। सपने में वो इसकी मदद कर रहा था, जबकि यहाँ ये उसकी मदद कर रही है। खैर, कुछ ही देर बाद उससे मिलने श्यान आता है। सोंग्यू बहुत ही शर्मिंदा है क्योंकि वो उसके पैसे लौटा नहीं पा रहा। हालांकि वो थोड़े से पैसे लौटाता है, पर श्यान उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जो स्क्रिप्ट लिखा था वो बहुत ही कमाल के थे, जिन्हें बेचकर उन्हें बहुत पैसे मिले हैं। अब सोंग्यू अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगाता है। उसे याद आता है वो पल जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाला था। फिर मिलने जाता है उस पैनकेक वेंडर से। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो पैसे वो पैनकेक वेंडर उसे लौटा देता है जो उसने कभी उसे दिए थे, जबकि सोंग्यू को लग रहा था कि ये बस एक सपना था। पर ऐसा नहीं है, वो हकीकत थी। और ये वेंडर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भी उसी की तरह सपने में जाकर चीजें ला सकता था। वो ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करता इसलिए क्योंकि इन पैसों के लिए सोंग्यू ने अपनी जिंदगी से खिलवाड़ की थी, जिस तरह से कभी उसने की थी। उसे पता है इसकी वैल्यू, पर अब वह खुश है जहाँ भी है। और हाँ, इस छोटी सी फैमिली को बड़ा करने में मदद कीजिए, पर अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि अपनी तीसरे टांग की, वरना सपने में जाकर हम आपके पैसे चुरा लेंगे। चलिए मिलते हैं आपके सपने में।